स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। द मिशन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर 16-20-501 सब्जेक्ट कोड है जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और इसका आज लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 3। और आज हम देखेंगे नेसेसिटी फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। किसी भी प्रोटेक्टिव सिस्टम का उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या कार्य है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि स्विच गियर क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, कैसे जेनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन तक इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हम किन किन चीजों को स्टडी करेंगे पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आज फिर से एक बार बता रहा हूं। स्विच गियर के अंतर्गत सर्किट ब्रेकर, रिले, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर जिसको हम लोग सर्ज अरेस्टर भी बोलते हैं, मेजरिंग डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह सारे चीजों का हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं स्विच गियर के अंतर्गत। और स्विच गियर प्रोटेक्शन क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जिसके अंतर्गत स्विचिंग कैपेबिलिटी, कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिंग इस सब का कंबाइंड रूप से इफेक्ट होता है, यही हमारा स्विच गियर होता है। अब हम लोग देखते हैं जरूरत क्यों पड़ता है। टू आइसोलेट faulty section of electrical power system from rest of the system so that the rest portion can function satisfactorily without any severe damage due to fault current। मतलब हुआ जब किसी इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क में कहीं पर भी फॉल्ट अगर हो जाता है, फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट है कि कहीं पर शॉर्ट कर गया हो, शॉर्ट, या फिर कहीं पर ओवर करंट के कारण ओवर करंट आ गया जिसके कारण फॉल्ट आ रहा हो, बहुत सारा चीज हो सकता है इसमें। तो उस फॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। उस फॉल्ट को उसको सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उस फॉल्टी सेक्शन को उस सर्किट से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ब्रेक करके। और जो रेस्ट पोर्शन बच गया, रेस्ट ऑफ द सिस्टम, सो दैट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन कैन फंक्शन सैटिस्फैक्टरीली, और वो सही रूप से बिना किसी सीवर डैमेज के ड्यू टू फॉल्ट करंट वो अच्छे से प्रॉपर वे में काम कर सकता है। यही है मेन फंक्शन प्रोटेक्टिव सिस्टम का। और दूसरा क्या है, एक्चुअली सर्किट ब्रेकर आइसोलेट्स, सर्किट ब्रेकर जो है, सर्किट ब्रेकर आइसोलेट्स द फॉल्टी सिस्टम from rest of the healthy system and the circuit breaker automatically open during the fault condition। अब इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पे जो लिखा गया एक्चुअली सर्किट ब्रेकर आइसोलेट्स, दरअसल हमारा जो इक्विपमेंट सिस्टम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हम लोग बोलते हैं कि सर्किट ये ट्रिप कर जाता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है रिले का। रिले क्या करता है, रिले एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो फॉल्ट को सेंस करता है या डिटेक्ट करता है, कि उसे एहसास होता है कि कहीं पर फॉल्ट हो रहा है, और वो एक सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्विकली एज सुन एज पॉसिबल ट्रिप कर जाता है। ट्रिप मींस मतलब वो सर्किट से ब्रेक कर जाता है, और जो हमारा फॉल्टी सेक्शन था इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क में उसको रिमूव कर देता है, आइसोलेट कर देता है, और जो हेल्थी पोर्शन बच जाता है वो सेटिस्फैक्टरीली बिना किसी सीवियर डैमेज का वो प्रॉपर वे में वर्क करता है। यही हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिले। ये चीज समझने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, बेसिक कनेक्शन डायग्राम ऑफ प्रोटेक्शन रिले। बेसिक इसका जो डायग्राम है
उस डायग्राम को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से प्रोटेक्शन रिले और सर्किट ब्रेकर, ट्रिप कॉइल, करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, फीडर, बस बार, ये क्या है, इसका किस तरीके से कहां-कहां लोकेशन है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसे आप लोग देख लीजिए, ये ऊपर से बड़ा लाइन जो खींचा हुआ है इसको बस बोलते हैं, बस बार, ये लाइन बड़ी लाइन। और इसके लेफ्ट साइड में एक फीडर लगा हुआ है, ये जो लाइन गया हुआ है ये फीडर है। फीडर क्या होता है, जैसे जब जनरेशन से करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है, उसको ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, बहुत 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसमें भी अलग अलग पावर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होते हैं, कितने कितने डिस्टेंस तक को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, कितने डिस्टेंस को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, और कितने डिस्टेंस तक अगर ट्रांसमिशन सप्लाई होगा तो वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन इस ट्रांसमिशन के दौरान, ट्रांसमिशन लाइन के बाद जब किसी सब स्टेशन से कहीं पर हमें भेजना है तो फीडर के माध्यम से हम लोग करंट को सप्लाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है तो डायरेक्ट फीडर से ही 11 केवी पर सप्लाई कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। लेकिन जब डोमेस्टिक घरेलू घर में अगर आवश्यकता हो, उस कंडीशन में हमें 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज या 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होता है। और ये जो होता है रेटिंग वैल्यू होता है, रेटिंग वैल्यू को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में यहाँ पे रख लेंगे। ये जो होता है 230 वोल्ट सप्लाई और 50 हर्ट्ज, ये 230 वोल्ट जो होता है ये वीआरएमएस या ईआरएमएस होता है, वीआरएमएस, और 50 हर्ट्ज पे इंडिया में जनरेट होता है। तो हम बात कर रहे हैं ये फीडर, फीडर में ये जो यहाँ बॉक्स एक दिख रहा है, ये बॉक्स है हमारा सर्किट ब्रेकर का, और इसी के अंदर एक ट्रिप कॉइल लगा हुआ है। ये जो कॉइल दिख रहा है इस कॉइल को बोलते हैं ट्रिप कॉइल। फिर नीचे में देखेंगे, इसी फीडर के नीचे में एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और इस ट्रांसफार्मर का नाम है करंट ट्रांसफार्मर, सीटी। सीटी ये क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। और ये यही फीडर है, फीडर से करंट सप्लाई होता है। और दूसरी चीज, अगर करंट सप्लाई होता है तो इसी के कारण इसमें कहीं पर भी फॉल्ट हो सकता है, उसी फॉल्ट को बचाने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन स्कीम को अपनाते हैं। अब इस यहाँ पर देखा जाए, ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी, ये जो है ये सीटी के साथ जो लगा है ये प्राइमरी है, प्राइमरी। और इस तरफ जो है करंट, इस तरफ करंट कॉइल का, ये हमारा सेकेंडरी है। ये ध्यान देंगे, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। और ये पूरे सिस्टम को देखेंगे यहां से यहां तक, ये पूरे सिस्टम हमारा रिले कहलाता है, रिले। और रिले का लेफ्ट साइड जो है सीसी, ये करंट कॉइल का सेकेंडरी, या ऐसे कहा जाए करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है करंट कॉइल वो। और इधर ये हमारा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या इसी को वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये इसका प्राइमरी है, ये इसका प्राइमरी है, प्राइमरी। और इसका सेकेंडरी इस तरफ है वोल्टेज कॉइल का, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। रिले कैसे बना है कि करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल, करंट कॉइल, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल, ये दोनों को मिला के, और ऊपर में एक ट्रिप कॉन्टैक्ट के द्वारा, ये ट्रिप कॉन्टैक्ट है, इसके द्वारा मिलाकर ये बनाया गया। ये रिले है हमारा, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, और इसको एक डीसी कॉन्टैक्ट से, ये क्या है, डीसी कॉन्टैक्ट है, ये डीसी है, डीसी कॉन्टैक्ट या डीसी बैटरी इसको बोल सकते हैं, बैटरी। अब होता क्या है इसमें, पहले एक पॉइंट यहां पर आप लोग देख लेंगे, इधर कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाता है।
हाँ, तो इधर अब दिख रहा होगा प्रॉपर वे में। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है इसको समझिए, उसका फिजिकल मीनिंग जो है यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द सेकेंडरी ऑफ सिटी, सेकेंडरी ऑफ सिटी मतलब सेकेंडरी ऑफ सिटी, ये प्राइमरी सिटी का है और ये सेकेंडरी है, मतलब करंट कॉइल। द सेकेंडरी ऑफ सिटी इज कनेक्टेड टू द करंट कॉइल, करंट कॉइल से कनेक्टेड है सिटी का। ऑफ रिले, रिले का फिर से समझिए, द सेकेंडरी ऑफ द करंट कॉइल, करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द करंट कॉइल ऑफ रिले, रिले करंट कॉइल से कनेक्टेड है सेकेंडरी। एंड सेकेंडरी ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर दोनों सेम है। सेकेंडरी ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज कॉइल डीसी, वोल्टेज कॉइल से सेकेंडरी कनेक्टेड है रिले का। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, whenever any current occurs, whenever any fault होना चाहिए, fault, any fault, whenever any fault occurs in the feeder circuit, feeder circuit से जब करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने अगर होता है तो वो फॉल्ट जनरेट करेगा। वही चीज कर रहा है, whenever जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल फीडर में फॉल्ट अगर होता है फीडर सर्किट में, proportionate secondary of the current transformer will flow through the current coil of the relay, due to which mmf of that coil is increased। अब क्या होता है यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ही इसमें फॉल्ट जनरेट होता है उसके कारण सेकेंडरी करंट कॉइल का सेकेंडरी जो है, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो है इसमें करंट फ्लो होने लगता है, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शनेट रेशियो में सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर विल फ्लो थ्रू द करंट कॉइल से करंट फ्लो होने लगता है, ड्यू टू व्हिच एमएमएफ ऑफ दैट कॉइल इज इंक्रीज, जिसके कारण इस कॉइल का एमएमएफ जो है, इसका एमएमएफ इंक्रीज कर जाता है, एमएमएफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इंक्रीज्ड एमएमएफ इज सफिशिएंट टू मैकेनिकल क्लोज द नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऑफ द रिले, जिसके कारण जो नॉर्मली रिले का ये ओपन जो है इसको क्लोज कर देता है। दिस इंक्रीज्ड एमएमएफ इज सफिशिएंट टू मैकेनिकल क्लोज, मैकेनिकली उसे क्लोज कर देता है, जो ओपन था इसको क्लोज कर देता है। और फिर ये वर्क कैसे करता है, जब ये क्लोज होता है, कहीं पर अगर फॉल्ट आता है तो ये ट्रिप कांटेक्ट जो है पहले यहां से सिग्नल एक भेजता है सर्किट ब्रेकर के पास। रिले, ये पूरे जो सिस्टम है ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, कहीं पर फॉल्ट होता है तो उसे सेंस होता है, पता चल जाता है और ये डिटेक्ट कर लिया कि करंट वहां पर फॉल्ट कर रहा है, और वहां से रिले एक सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर को जैसे ही सिग्नल आ जाता है तुरंत वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, ब्रेक मतलब हटा देता है, और इक्विपमेंट हमारा जो भी था ट्रांसमिशन सिस्टम में वो सारा इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क हमारा सेफ हो जाता है, बच जाता है, और प्रॉपर वे में हमारा कार्य आगे प्रोसीड होते रहता है। यह है, इस पर एक दो पॉइंट और है, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, 3 पॉइंट तक डिस्कस कर लिए। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस रिले, ये जो रिले है, दिस रिले contact actually close and complete the DC trip coil circuit and hence the trip coil is energized। अब देखिए होता क्या है, ये जो ट्रिप कांटेक्ट है जब यहाँ पर अटैच हो जाता है तब ये सर्किट क्लोज हो जाता है। सर्किट क्लोज होने के कारण ये ट्रिप कॉइल जो है अभी डीसी से कनेक्ट है, ये सर्किट पूरा है, ये एनर्जाइज हो जाता है, इसको काफी एनर्जी मिल जाता है, जिसके कारण इसमें मैकेनिकल मूवमेंट होने लगता है। मैकेनिकल मूवमेंट के कारण इसे सर्किट ब्रेकर जो है यहाँ से, अब उसके बाद इसमें मैकेनिकल क्या कहते हैं, सर्किट ट्रिप कर जाता है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। आगे देखिए, trip the energized coil, the mmf of the trip coil, ट्रिप कॉइल कहाँ है, ये ट्रिप कॉइल है, ये एनर्जाइज हो जाता है, the mmf of the trip coil initiates mechanical movement। यहाँ ये मैकेनिकल मूवमेंट कब होता है, जब ये एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज कब होता है, जब ये
कांटेक्ट में आता है, इसके एमएमएफ बढ़ने के कारण ये ट्रिप करता है। ट्रिप करने के बाद ये सर्किट पूरा हो जाता है और डीसी सप्लाई से कनेक्ट है तो ये इनर्जाइज हो जाता है। इनर्जाइज होने के कारण इसमें मैकेनिकल मूवमेंट उत्पन्न हो जाता है ट्रिप कॉइल में। मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द ट्रिप मैकेनिज्म ऑफ द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल में मैकेनिकल मूवमेंट होने लगता है। एंड अल्टीमेटली द सर्किट ब्रेकर इज ट्रिप द आइसोलेट द फॉल्ट। और यहाँ पे जैसे ही ट्रिप करता है तो जो फॉल्ट होता है उसमें वो वहां से आइसोलेट हो जाता है, सर्किट ब्रेक कर जाता है और रेस्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट वो सेफ हो जाता है। यही इसका मैकेनिज्म था, यही फंक्शन था। बेसिक कांसेप्ट प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन रिले का था और इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। अगर एग्जामिनेशन में ये पूछता है तो आप लोग इसका डायग्राम बनाकर इसके बारे में डिटेल से लिख के चले आएंगे। बिल्कुल आसान है और यही बेसिक कनेक्शन डायग्राम है प्रोटेक्शन रिले का, इसे याद रखेंगे। आज के लेक्चर में इतने ही, धन्यवाद।